Good morning, all of you. Today we discuss about law of war, and yesterday I have taken the classes what is law of war defined and its uses and its meaning. And today we describe the whole description of the law of war, legal effect of war. And what is the legal effect of war? I would like to spend some time to you with एनर्जेटिक सिचुएशन. नंबर वन इज दैट 19वीं शताब्दी में मध्य युद्ध विधि का आरंभ होता है. युद्ध विधि में आप देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा युद्ध विधि को कंट्रोल किया जाता है. अब देखिए कि युद्ध विधि में हत्या, बलात्कार, डकैती, तौर, घेराबंदी, नाकेबंदी, इसके द्वारा युद्ध को कंट्रोल किया जाता है. युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर तथा नियमावली का पूर्ण रूप से पालन होता है. आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 में जब हुआ था तो 1945 के दौरान यह संधि हुई थी कि विश्व के जितने भी देश हैं वह सब युद्ध को कभी भी पॉजिटिविटी रूप से नहीं पालन करेंगे, युद्ध को नहीं आमंत्रित करेंगे, युद्ध को निमंत्रण नहीं देंगे और पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और शांति, इन सब का व्यवहार करेंगे. सारे स्टेट्स के ऊपर यह दायित्व निर्वहन करने के लिए यूएनओ ने एक जोर और जबरदस्त नियम का आविष्करण किया था. लेकिन विभिन्न स्थितियों में ये देखा गया कि युद्ध जो है एक आवश्यक रूप और एक अभिन्न अंग बन गया. आवश्यक रूप का बनना ये हुआ कि युद्ध जो है, युद्ध जरूरी हुआ. युद्ध का ना होना भी एक तरह से अनिश्चित काल की घटना को दर्शाता है. अब देखिए, मैंने कल आपको पिछले क्लास में कुछ चर्चा किया था 1990 में इराक और अमेरिका का युद्ध 90 में. उसके बाद भी कई युद्ध मैं आपको बताऊंगा. पहले आपको ये बता दूं कि इस पर कुछ घोषणा हुई थी, कुछ कन्वेंशंस है, उन कन्वेंशंस को आप लिख लीजिए. जिनेवा कन्वेंशन, पिट्सबर्ग अच्छा 1899 का समय 5 इतना हो गया.
अब देखिए, ये 7 ऐसे बिंदु हैं जो एक महत्वपूर्ण है, जो युद्ध से निरंतर रूप से तय किए गए। पेरिस पहला था पेरिस घोषणा 1856। पेरिस की घोषणा हुई 1856। पेरिस घोषणा में यह तय हुआ कि युद्ध की प्रक्रिया तथा युद्ध के कौन कौन से अवयव तत्व को अप्लाई किया जाएगा। जिनेवा विषय 1864। पीट्सबर्ग की घोषणा हुई 1899 का हेग अभिसमय, हेग कन्वेंशन हुआ 1867 का हेग अभिसमय, जेनेवा रोड एंड रिवेन्यू युद्ध प्रोटोकॉल 1925 और द सबमरीन रूल्स प्रोटोकॉल 1937। ये 7 बिंदु थे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन 7 बिंदुओं को नजर रखकर युद्ध की घोषणा को पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से उस पर रोक लगाने के लिए कार्य किए गए। अब आपको समझने की ये जरूरत है कि Number 1 is there are 2 kinds of war. You have to define and you have to consult in your mind 2 kinds of war. Number 1 is religion war between the country or the outside the country. Between the country युद्ध जो भारत के भीतर या किसी देश के भीतर आंतरिक मामलों में युद्ध होते हैं उसे आंतरिक युद्ध कहा जाता है। जो युद्ध बाहर किसी बाहर शक्ति से युद्ध किया जाता है उसे बाहर युद्ध कहा जाता है। जैसे आप अपने देश में ही युद्ध हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान में आप देखिएगा जामिया कई ऐसे मिलिटेंट कैंप्स हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान सरकार के साथ नहीं है, जो पाकिस्तान सरकार के साथ सीधे युद्ध कर रहे हैं, उनको स्वतंत्र अलग राज्य की मान्यता मांग रहे हैं। तो अपने देश में, अपनी टेरिटरी में युद्ध को, जो प्रक्रिया को रूप देना, यह भी एक वाह युद्ध है, आंतरिक युद्ध है। और वाह युद्ध वह है जो किसी देश से 2 या 2 से अधिक देशों से युद्ध लड़ा जाता है। कभी कभी आपको मिलेगा लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर में कि इसका प्रभाव क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य तो है ही है। कभी कभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जब कोई राज्य किसकी उल्लंघन करेगा, किसका? सिक्योरिटी एंड पीस। सिक्योरिटी एंड पीस का उल्लंघन जब कोई स्टेट करेगा तो स्टेट और सुपर पावर स्टेट, ठीक। सिक्योरिटी एंड पीस ये क्या है? इंटरनेशनल लॉ का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। सिक्योरिटी एंड पीस, राज्य की सुरक्षा और शांति। तो इसमें राज्य की क्या भूमिका होगी? आपको पता है राज्य की भूमिका होगी कि युद्ध ना हो। राज्य की भूमिका होगी युद्ध ना हो, कदापि ना हो। ऐसी बात नहीं है, किंचित और कदापि ना हो, टू स्टॉप द वॉर। लेकिन सुपर पावर कंट्री इसके साथ जुड़े हुए हैं।
स्टेट के साथ। जो स्टेट परेशान है उनके साथ इनका संबंध होगा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिएगा इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। 24 अक्टूबर 1945 को जब राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है तो उसमें कुछ संविधाएं, कुछ रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। वह रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, सबको मानना है, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, सबको मानना है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह दंडित होगा, जो इसका उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जानने के लिए बता रहा हूं, वैसे इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन योर एग्जाम। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन, लीग की स्थापना हुई थी ना? हाँ, नहीं वो नहीं, मुस्लिम लीग नहीं, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन जो स्थापित हुआ था उसका भी उद्देश्य यही था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और व्यवस्था को कायम रखना। लेकिन लीग हैज बीन फेल्ड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज बीन स्टार्टेड। लीग जो है फेल हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब देखिए इसकी स्थापना किसके लिए हुई थी? टू स्टॉप द वॉर। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध को रोकने से वह असमर्थ रहा, इसलिए लीग को फेल माना गया, लीग को फेल माना गया। तो लीग को क्या कहते हैं? स्करेज ऑफ वॉर। इसको लिख लीजिए। एग्जाम में आईएएस टीचर्स में आता जाता है स्करेज ऑफ वॉर। स्करेज ऑफ वॉर, इसका दूसरा नाम भी है स्करेज ऑफ वॉर। आपने एक शब्द सुना होगा करेज। करेज माने गुड, स्करेज माने बढ़ावा। तो इसने क्या किया? युद्ध को बढ़ावा दिया। लीग ने युद्ध को बढ़ाया, इसने क्या किया? नियंत्रित नहीं किया, युद्ध को बढ़ा दिया। युद्ध ना होना इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था, उसको ना करके यह युद्ध को बढ़ाया। तो इसे दूसरे शब्दों में अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डिस्कस द स्करेज ऑफ वॉर, तो लीग ऑफ नेशंस पर ही लिखना है। अब देखिए स्करेज ऑफ वॉर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्करेज ऑफ वॉर इसलिए कहा जाता है कि युद्ध को रोकने में यह असमर्थ रहा और इसे विखंडित किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 6 अगस्त 1940, राइट। तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो एक बहुत बड़ी मानव विभीषिका का अंत हुआ। अति महत्वपूर्ण चीजों का आप 1969 में देखिएगा, 67 में मिलेगा। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण विभीषिका हुई जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई। वर्ल्ड वॉर माने कोई बड़ी चीज छोटी चीज थोड़ा है, बड़ी चीज है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये हिस्ट्री आप जान लीजिए। लीग को वहीं समाप्त कर दिया गया। तो लीग के ही तर्ज पे किसका गठन किया गया? यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। यूएनओ को गठन कैसे किया गया? रिबस्टमेंट, रिबस्टमेंट।
रिकंस्ट्रक्शन जैसे होता है, कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो उसे नए सिरे से जो बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे रीबस्टमेंट कहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, लीग खत्म, यूएनओ आया, उसको और कठोर बनाया गया। कठोर बनाने के कारण क्या रहे, उसमें कठोर नियमावली बनाई गई और विश्व लीगल वार को वहां पर कोई जगह नहीं दी गई। क्या हुआ, वार को कोई जगह नहीं दी गई। युद्ध को टू स्टॉप वार, टू स्टॉप वॉर के उद्देश्य से यह कार्य हुआ। अब देखिए कि विश्व में कितने देश हैं, 155। कितना, 200। हाँ, अब देखिए, अब टू स्टॉप वॉर को देखते हुए राष्ट्र संघ को बहुत कठोर बनाया गया और राष्ट्र संघ को बहुत कठोर बनाने में दो लोगों का स्थापना हुई। मेंबर्स ऑफ यूनियन में कौन कौन लोग आए, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कंट्रीज। अब आप सवाल बनता है, आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन है, कौन कौन से देश हैं। मैं आ रहा हूं। बेटा अभी हम बताते हैं, परमानेंट कंट्री केवल 5 है और 10 है 15। ठीक, जो तुम बताई 10, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट। तो जो 5 है वो तो अस्थायी रहेंगे, इन 10 का जो और है वो बदलते रहेंगे। रोटेशन सिस्टम में होता है, रोटेशनल रहेगा। जो 5 परमानेंट नॉन है, 5 परमानेंट है, वो आ जाएगी परमानेंट इतने हैं। जो परमानेंट है वो कभी हटेंगे नहीं, वो रहेंगे। 5 कंट्री का अस्थायी सदस्य हैं और वो कभी हटेंगे नहीं, उनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं होगी। अब जो 10 हैं, उस 10 में एक एक मेंबर हर देश का कितने वर्षों के लिए नियुक्त होगा,
2 वर्षों के लिए नियुक्त होगा रोटेशनल सिस्टम पे। अब देखिए 2 वर्षों के लिए होगा रोटेशनल सिस्टम पे। अब देखिए जब किसी विधेयक पर या किसी भी महत्वपूर्ण अधिनियम पर वोटिंग होगी तो परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों देश वोट करेंगे, लेकिन जब वीटो होगा तो परमानेंट ही वोट करेंगे। सही है ना? नॉन परमानेंट वीटो पावर लगाने की क्षमता नहीं रखता। अभी बताते हैं सब धीरे धीरे। तो आप देखिएगा जो वीटो पावर होता है 3:2, 5 है। जब 3 एक तरफ हो जाएंगे तो वीटो लग गया। किसी भी मामले में जब 3 देश एक हो जाएंगे तो वही विधेयक पास हो जाएगा। लेकिन कॉमन रेजोल्यूशन जो होगा, साधारण विधेयक पर नॉन परमानेंट सदस्यों की वोटिंग होगी और वह वोट करेंगे और रेजोल्यूशन को पास करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। अब आपने कहा वीटो क्या है? वीटो वह चीज है जैसे दो राष्ट्रों के बीच मध्य युद्ध गहराया हुआ है। जैसे आज हम और चाइना एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो चाइना के साथ चाइना का साथ कौन दे रहा है? चाइना का साथ कुछ कंट्रीज दे रही हैं। हमारा साथ तो खुल के अमेरिका दे रहा है, आपको पता होगा। कुछ और अमेरिका दे रहा है, रसिया दे रहा है, हमारा रूस दे रहा है, और उसके बाद इजराइल दे रहा है, हमारा। ऐसे बहुत कंट्री दे रहे हैं, 100 कंट्री दे रहे हैं। चाइना के साथ कुछ मुस्लिम कंट्री दे रहे हैं, सऊदी हमारे साथ है और मुस्लिम कंट्री उनके साथ है। तो जो साथ देने की प्रक्रिया है तो सही है। जहाजी बेड़े जो है लगाए गए हैं समुद्र में, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा हमारे सुरक्षा में। सैन्य भी लगाए गए हैं, सैनिक भी उतारे गए हैं। तो वीटो जो होता है, जब राष्ट्र संघ में एक वीटो जाएगा पास होने के लिए कि युद्ध में किसका साथ दिया जाए, तो अमेरिका जैसे भारत का साथ दे रहा है और वह जो है उनका साथ दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब वीटो पावर फेल होगा, एक वीटो पास होता है, एक फेल होता है, तो 3 देश जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण 3 देश ये तीनों देश भारत के साथ है ना? पक्का है ना? ये जब तीनों देश हमारे साथ हैं तो चांस क्या बनता है? हमको वीटो लगने वाला नहीं है। वीटो किस पर लगेगा? चाइना पे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, तीनों देश हमारा साथ दे रहे हैं। सैन्य शक्ति से भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था से भी दे रहे हैं, और टेररिज्म को भगाने और मारने में भी हमारा साथ दे रहे हैं। बाहरी सेना उनके साथ मिलकर लड़ रही है। तो विकसित कंट्री के 3 देश अगर हमारे हो गए, तो अगर 2 देश उनके साथ जाता है तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर को समझने में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब देखिए कमेंसमेंट ऑफ द लीगल वॉर, मैंने लिखाया था, देखिए अपने उसमें कमेंसमेंट ऑफ लीगल, यही आज जितना लास्ट रहेगा इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। कमेंसमेंट ऑफ लीगल वॉर। लीगल वॉर कब आता है? लीगल वॉर कब आता है? कब से कमेंसमेंट इसका हुआ? व्हेन इट विल स्टार्टेड। तो आपको पता होना चाहिए
कल हिस्ट्री बता चुका हूं, दोहराना हमारा काम नहीं है। किसी लेक्चर को रोज रोज बताना भी किसी अच्छे टीचर का गुण भी नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि युद्ध मैंने आपको बता दिया है, मैंने बता दिया है कि युद्ध की शुरुआत किसने की, बताइए। हाँ, मध्य युग में ईसाइयों ने। ये आपका आंसर है सटीक, यही आंसर स्टार्ट है, यही आंसर लास्ट में है। युद्ध की शुरुआत कमेंसमेंट किसने किया? ईसाइयों ने। हाँ, कमेंसमेंट ऑफ वॉर ईसाई और मध्य युग में हुआ। अब आज इतना ही, ओके। 25 मिनट का क्लास हो चुका है। गुड डे, हैव ए गुड डे, नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स।